हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सारे। मुझे उम्मीद है कि आप फिट फाट होंगे, मज़े में होंगे। यार अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया मेरा चैनल तो प्लीज़ कर दें, वीडियोस को लाइक कर दिया करें, शेयर भी कर दिया करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और आपका भी फ़ायदा होगा डेफिनेटली, क्योंकि फ़्यूचर में जो मेरी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड वीडियोस होंगी वो आप देख सकेंगे। आज का टॉपिक है, मैं आपको बताना चाह रहा था कि मैं शेंजन वीज़ा कैसे लेके आया यूएई से। अगर आप सेल्फ़ एम्प्लॉयड हैं, मतलब अगर आप बिज़नेसमैन हैं, तो आपकी डॉक्यूमेंटेशन डिफरेंट होगी जो आपको एम्बेसी में सबमिट करनी है। और अगर आप जॉब करते हैं तो आपकी डॉक्यूमेंटेशन डिफरेंट होगी। 90% जो शेंजन कंट्रीज़ हैं उनकी डॉक्यूमेंटेशन सेम होती है फॉर जॉब होल्डर्स। जो बिज़नेसमैन होता है उसके मेन डॉक्यूमेंट्स होते हैं दो। पहला होता है उसकी बैंक स्टेटमेंट, जो पर्सनल बैंक स्टेटमेंट होती है, और जो दूसरा डॉक्यूमेंट है वो भी बैंक स्टेटमेंट ही है, लेकिन वो बिज़नेस की बैंक स्टेटमेंट होती है, बिज़नेस अकाउंट होता है वो। अच्छा, जो बिज़नेस अकाउंट होता है उसमें एम्बेसी आपकी प्रॉपर ट्रांजैक्शंस देखती है कि बंदे का बैंक बैलेंस कितना है, ये कहाँ पैसा खर्च कर रहा है अपना। खैर उसको हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि मेरा इस टाइम जो फोकस है वो जॉब होल्डर के लिए है। मैं भी जॉब करता था यूएई में, तो मैं आपको अपनी डॉक्यूमेंटेशन बताऊंगा कि मैंने क्या डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे एम्बेसी में जब वीज़ा चाहिए था मुझे। यार 3 डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला आपका एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जो आपको एचआर से या आपके फाइनेंस मैनेजर से या किसी भी ऐसे मैनेजर से मिलता है जिसके पास अथॉरिटी है उस डॉक्यूमेंट को इशू करने की। ये मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है इन ऑर्डर टू अप्लाई फॉर योर शेंजन वीज़ा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। इसका मतलब ये होता है कि आपके एम्प्लॉयर को या आपके मैनेजर को या आपकी कंपनी को कोई मसला नहीं है आपके वीज़ा अप्लाई करने से। अगर आप छुट्टियों पे जाना चाह रहे हो, वीज़ा अप्लाई करके घूमने फिरने जा रहे हो, तो आपकी कंपनी को कोई मसला नहीं है। कंपनी आपको ऑथराइज़ कर रही है, कंपनी आपको इजाज़त दे रही है कि आप छुट्टियों पे जा सकते हो या आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। जो दूसरा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है वो होती है आपकी बैंक स्टेटमेंट। आप क्योंकि जॉब करते तो आपकी तो पर्सनल बैंक स्टेटमेंट ही होगी, बिज़नेस की नहीं होगी। अच्छा, बैंक स्टेटमेंट मेंटेन करना भी एक आर्ट है। मैंने क्योंकि अच्छे तरीके से मेंटेन की हुई थी, शायद इसलिए भी मुझे वीज़ा ग्रांट कर दिया था एम्बेसी ने। तो जो बैंक स्टेटमेंट होती है वो टेक्निकल होनी चाहिए। आपकी इनकम सेपरेट, आपके एक्सपेंसेस सेपरेट, आपकी ट्रांजैक्शंस सेपरेट, आप जो पैसा घर भेज रहे हो वो सेपरेट। तो कोशिश करें कि वो भी टेक्निकल बनाएं। किसी दोस्त से या किसी रिलेटिव से आप पैसा पकड़ के अकाउंट में ना डालें, एम्बेसी को फटाफट पता चल जाएगा और आपका वीज़ा दस्ती रिजेक्ट करेंगे वो फिर। तीसरा जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो होता है एप्लीकेशन फॉर्म। 90% शेंजन कंट्रीज़ का जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है वो सेम ही होता है, सिर्फ 10% ऊपर नीचे होता है, 10% का डिफरेंस होता है। अब वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी एम्बेसी में अप्लाई कर रहे हो वीज़ा। मैंने किया था ग्रीक एम्बेसी का, मुझे ग्रीस का वीज़ा मिला था। मैं पहले यूएई से, अबू धाबी से ग्रीस गया, एथेंस जो उनका कैपिटल है, फिर एथेंस से मैं लिस्बन आया, लिस्बन जो पोर्चुगल का कैपिटल है, ठीक है। तो ये 3 डॉक्यूमेंट्स थे जो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। आपकी बैंक स्टेटमेंट, आपका एनओसी लेटर जो आपको एचआर से या आपके एम्प्लॉयर से मिलता है, और तीसरा डॉक्यूमेंट आपका एप्लीकेशन फ़ॉर्म। एप्लीकेशन फ़ॉर्म आपने गलत नहीं फ़िल करना, एक भी मिस्टेक कर दिया आपने तो वीज़ा गया आपका। वीज़ा फिर मूड पे डिपेंड करता है एम्बेसडर के या एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर के कि वो किस तरह देखता है आपके उस डॉक्यूमेंट को या आपकी उस गलती को। अच्छा, जो बाकी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो नॉर्मल होते हैं, वो आप आराम से ले सकते हो। वो आपकी जेब में या आपके लैपटॉप में ही पड़े होते हैं, जैसे पासपोर्ट कॉपी, आपकी एमिरेट्स आइडेंटिटी की कॉपी, आपका जो रेजिडेंस वीज़ा है उसकी कॉपी, इंश्योरेंस भी आपको करवानी पड़ती है शेंजन वीज़ा अप्लाई करने के लिए, वो आप ऑनलाइन करवा सकते हो या किसी ट्रैवल एजेंट से भी ले सकते हो। और बाकी डॉक्यूमेंट्स भी नॉर्मल होते हैं। अगर आपके पास गाड़ी है या अगर आपका कोई एसेट है तो उसका डॉक्यूमेंट भी लगा दें एज अ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, उससे प्रोफाइल आपकी अच्छी बन जाती है। अगर आपके पास गाड़ी है तो उसका जो मुल्किया कॉपी है या जिसको हम रजिस्ट्रेशन कार्ड कहते हैं उसकी कॉपी भी आप लगा दें। हाँ, एक और चीज़, अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है तो आप अपने सारे पुराने जो वीज़ाज़ हैं उनकी भी कॉपी अटैच कर दें अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ, अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं। तो ये सिंपल सी डॉक्यूमेंटेशन थी। जो 3 मेन डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने ज़हन में रखने हैं। एनओसी लेटर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो बाज़ दफ़ा आपको नहीं भी देता है एचआर। तो अगर आपको वो मिल जाए तो बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स आप प्रिपेयर कर सकते हो। बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स आपके हाथ में होते हैं, जैसे बैंक स्टेटमेंट है या जो भी दूसरे डॉक्यूमेंट्स हैं। अगली बात,
जब डॉक्यूमेंट्स आप प्रिपेयर कर लेते हो सारे, तो आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। अब अपॉइंटमेंट आपको लेनी पड़ती है इन दो में से किसी एक जगह पे। पहली अपॉइंटमेंट आप ले सकते हो एम्बेसी के साथ और दूसरी ले सकते हो वीएफएस के साथ। अब डिपेंड करता है कि आप वीज़ा किस कंट्री का अप्लाई कर रहे हो। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ ग्रीस की, क्योंकि मैंने ग्रीस का अप्लाई किया था। अगर आप ग्रीस का वीज़ा अप्लाई करते हो तो ग्रीक एम्बेसी ने ऑथराइज़ किया हुआ है वीएफएस को, जो एक थर्ड पार्टी है। ग्रीस का वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स ग्रीस की एम्बेसी में नहीं सबमिट करने, डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने पड़ेंगे वीएफएस में। तो जो अपॉइंटमेंट आप लोगे वो आप वीएफएस की वेबसाइट पे जाके लोगे ऑनलाइन। डॉक्यूमेंट्स आपके कंप्लीट हो गए, अपॉइंटमेंट आपने ले ली। अब जिस दिन की आपने अपॉइंटमेंट फ़िक्स की है उस दिन आपको वीएफएस में जाना है अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने, ठीक है। तो यही तीसरा प्रोसेस है। डॉक्यूमेंट्स आपके सबमिट हो गए तो आपका वीज़ा अप्लाई हो गया। वीएफएस के अंदर फिर आपके फिंगर जो होंगे, आपका आई स्कैन होगा और वो आपको एक टाइम पीरियड दे देंगे कि इतनी देर में या इतने टाइम में या इतने दिन में आप पासपोर्ट कलेक्ट कर सकते हो। मैंने वीज़ा अप्लाई जब किया था तो मुझे 13 दिन में पासपोर्ट मिल गया था मुझे, मतलब 13 दिन में मुझे वीज़ा ला के आ गया था। कुछ केसेस में महीना भी लग जाता है, कुछ केसेस में आपको 5 दिन में भी आपको मिल जाता है वापस पासपोर्ट आपका, वीज़े के साथ या वीज़े के बगैर, वो अब आपकी लक है। अब डिस्कस करते हैं दूसरे ऑप्शन को। अगर आप किसी ऐसे मुल्क का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं जिसकी एम्बेसी ख़ुद आपके डॉक्यूमेंट्स रिसीव करती है, तो फिर आपको वीएफएस में या किसी थर्ड पार्टी के थ्रू डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करने। फिर जो आपको अपॉइंटमेंट लेनी है वो आपको एम्बेसी के अंदर ही लेनी है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक मुल्क है स्लोवेनिया, ये भी शेंजन कंट्री है। जब मैं रिसर्च कर रहा था वीज़ा अप्लाई करने की तो स्लोवेनिया की भी मैंने डिटेल्स ले ली थी। स्लोवेनिया की जो एम्बेसी है वो अबू धाबी में है। तो इसका वीज़ा अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आपको वीएफएस में कुछ सबमिट नहीं करना, ना आपको वीएफएस की अपॉइंटमेंट लेनी है। फिर आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी है स्लोवेनियन एम्बेसी की, ठीक है। जब डॉक्यूमेंट्स आपके पूरे हो जाएंगे तो स्लोवेनियन एम्बेसी की वेबसाइट पे जाके आप ऑनलाइन अपनी अपॉइंटमेंट बुक करें और जिस दिन आपको अपॉइंटमेंट मिलती है उसी दिन जाके फिर आप अपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर दें। मोर और लेस स्लोवेनिया के भी डॉक्यूमेंट्स ग्रीस की तरह ही होते हैं, सिर्फ एक दो डॉक्यूमेंट ऊपर नीचे होगा, वो आप ऑनलाइन जाके उनकी वेबसाइट पर देख सकते हैं, ठीक है। तो ये थी सारी स्टोरी कि मैं कैसे वीज़ा लेके आया पोर्चुगल। जैसे मैंने लिया आप भी ले सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपका कोई किसी और चीज़ से रिलेटेड अगर आपकी कोई इंक्वायरी है तो आप मुझे दूसरे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे भी फॉलो करके वहाँ पे भी मैसेज कर सकते हैं। रिप्लाई मैं आपको ज़रूर करूँगा, थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू। तो अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ब्रेक के बाद। बाय।